जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई उतनी ही मेहनत से कर रहे होंगे जिस तरह से मैं यहाँ पर आपके लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस चैनल पर सीरीज स्टार्ट किए थे साइंस का, और हम लोग सरस्वती पूजा के दिन से ही 2024 में उसी दिन से ही, उसके 2 दिन के बाद से ही हम लोगों ने वीडियो इस चैनल पर अपलोड करना मैंने शुरू किया था और आप लोगों ने देखना शुरू किया था। और याद रहे आपको, मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी तरह कंप्लीट कराऊंगा, उसी वादा को यहां पर मैं आपके सामने पूरा कर रहा हूं। और आपकी ये आज चौथी चैप्टर जो है विद्युत धारा फिजिक्स की, जो विद्युत धारा चैप्टर फिजिक्स की, वो आज समाप्त होने वाली है। और इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं, और केमिस्ट्री जैसे ही समाप्त होगा फिर हम बायोलॉजी पे आएंगे। मुश्किल से 3 या 4 महीने में आपका ये पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, और ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जो यहाँ पर रहे हैं ना, 100% जो है ना, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर मेरे यहां से, मेरे पास पढ़ के, मेरे ऑफलाइन बैच से कोई स्टूडेंट साइंस में 96 मार्क्स ला सकता है, उसके प्रैक्टिकल में 1 मार्क्स की 2 मार्क्स कटे हुए भी हैं, तो 2 मार्क्स अगर प्रैक्टिकल में मिल जाते तो 98 आ जाता। इसका मतलब क्या है कि जब 98 मार्क्स मैं मंगवा सकता हूं, तो इसके लिए आपको पूरी तरह भरोसा करना होगा कि मैं 100 में 100 भी मंगवा सकता हूं। वो प्रैक्टिकल को हटवा दिया जाए तो 80 नंबर का होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है, तो 80 नंबर जो है ना, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो 80 नंबर मैं दिलाऊंगा। ठीक है? बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊं आपको इसी चैनल पर, तब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? यहाँ पर प्रैक्टिस के सवाल रहेंगे और हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो चलिए, आज ही हमारी लास्ट वीडियो है, वीडियो नंबर 14 है, और ये आज हमारा विद्युत धारा चैप्टर पूरी तरह फिनिश होगा। जैसे ही समाप्त होगा हम फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, यहां पर क्या है हमारे पास कि लास्ट डे में, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे विद्युत शक्ति। हमारे पढ़ाने का तरीका मालूम है आपको। हम लोग क्या करते हैं, पिछले क्लास में जो भी चीज पढ़े रहते हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं, और वहीं से हम अपनी चैप्टर की शुरुआत करते हैं आगे की ओर, मतलब आगे की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात ये होती है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। तो हम पढ़े हुए थे कि किसी विद्युतीय परिपथ के द्वारा, किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित किए गए, या फिर हम कह सकते हैं किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को क्या कहते हैं? कि दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। और यहां पर इसके लिए हम लोग फॉर्मूले बहुत सारे यहां पर पढ़े हुए थे। इसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं, ये पढ़े थे। इसे P से सूचित करते हैं, और यहां पर हम बहुत सारे फॉर्मूले जो है ना, यहां पर बहुत सारे जो है ना, हम लोग फॉर्मूले ड्राइव किए हुए थे। इसे P से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है और व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। उसको देखेंगे। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, समझते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना, वो मेन चीज है क्या, कि विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति जो है, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या बना था, हम फॉर्मूले को बताएंगे, फिर आपको सवाल करवाएंगे। सवाल करने के बाद फिर हम लास्ट टॉपिक है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण, उन उपकरणों के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। तो बात क्या है भाई कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति बराबर मेरे भाई क्या है, विद्युत ऊर्जा में व्यय
और बट्टे में क्या होगा मेरे भाई, बट्टे में होगा दर के लिए समय। तो याद रहे P को हम शक्ति कहते हैं, याद रहे ऊर्जा जो है उसको हम कार्य ऊर्जा का मात्रक सेम होता है तो W लिखते हैं और समय के लिए हम T लिखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना था P बराबर W/T, ये एक नंबर फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट बोले हुए थे। दूसरा फॉर्मूला हम क्या किए थे, दूसरा फॉर्मूला हम ये किए थे कि P बराबर क्या किए थे, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है VQ, W बराबर क्या होता है VQ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, W बराबर जैसे ही Q भी होता है, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे Q इंटू V बाई T, तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से याद रखेंगे कि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू T। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना था, P बराबर Q के जगह पर क्या रख दिए हम लोग IT, तो यहाँ पर I इंटू T रख दिए, बट्टे में T है, ठीक है, और यहाँ पर V है, तो ये कट गया आपके पास T से T, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया P बराबर V इंटू I, ये एक फॉर्मूला बना था। फिर हम यहाँ से आगे क्या फॉर्मूले बनाए थे वो सुनिए। P बराबर VI हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन हम ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में बढ़े, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो गया, P बराबर V की जगह हम क्या लिख देंगे I R और इंटू क्या कर दिए, यहाँ पर IR है और फॉर्मूला में I है, तो P बराबर क्या हो गया यहाँ पर I स्क्वायर R, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा R बराबर क्या होता है, चाहे हम I बराबर निकाल लें तो I बराबर देखो V बराबर क्या है I इंटू R है, तो I बराबर क्या हो गया, I बराबर V बट्टे R हो गया। तो यहाँ से हम इस I का मान इसमें पुट करेंगे तो P बराबर I की जगह पर V बट्टे R लिखेंगे, इसका द होल स्क्वायर है तो V का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में R है तो R कर दिए, स्क्वायर से R गया, तो यहाँ पर P बराबर क्या फॉर्मूला बना V स्क्वायर बट्टे R। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग ये एक लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में कि ये देखो P बराबर क्या है W/T है ना, और हम अभी पढ़े थे ऊष्मीय प्रभाव में कि W बराबर होता है I स्क्वायर RT, ये पढ़े थे U बराबर W बराबर I स्क्वायर R इंटू T। तो आप यहां से भी ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, T से T गया तो P बराबर क्या हो गया I स्क्वायर R हो गया, ठीक है, यही फॉर्मूला है। जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ब्लू वाले से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट, इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये इससे सवाल 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। हालांकि 1-2 साल से इसके सवाल बनने बंद हो चुके हैं, इसमें कहां कुछ रहे हैं, बस फॉर्मूले टू फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, बस डेरिवेट करते जा रहे हैं, फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और इससे हमारा क्या मिलता जा रहा है, इससे हमारा ये सारे फॉर्मूले मिलते गए। जैसे P बराबर W/T होता है, तो यहाँ पर W बराबर हमारा क्या होता है QV, कैसे हम निकाले, तो हम पढ़े हैं ना भाई कि विभवांतर V बराबर क्या होता है W/Q होता है। तो Q को इधर ले जाएं, अच्छा गलत लिख दिए हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होता है V बराबर होता है W/Q, तो W बराबर क्या होगा QV होगा, ठीक है, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया है, तो W बराबर क्या हो गया Q इंटू V हो गया, सही लिखे हैं, W को यहीं छोड़ दें तो Q इधर चला जाएगा, Q इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा V, Q इंटू V, ये हो गया फॉर्मूला, सही है। तो इससे हम इसको यहाँ पर पुट किए हैं, W बराबर QV है ना, तो W के बदले में क्या लिखे हैं QV, और बट्टे में T है तो T, तो अपने पास एक फॉर्मूला हो गया। फिर हम क्या किए, इस Q के बदले में IT लिखे, IT लिखे तो हुआ क्या कि T से T कट गया और I भी आ गया, तो इसको लिख दिया P बराबर VI। दैट इज वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला which is related to current electricity, and we will solve it many numerical questions related to this topic। हम लोग बहुत सारे जो है ना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो P बराबर हो गया VI। और यहां से ध्यान दे कि V बराबर हम पढ़े ओके ओम के नियम से क्या होता है IR, तो इस V के बदले में हम IR लिख दिए, IR और I की जगह पर I, तो I से I गुना हुआ I स्क्वायर, R मिल गया P की जगह, तो P बराबर I स्क्वायर R हो गया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या होगा R गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो V बट्टे R हो गया यहाँ से, तो I बराबर V बट्टे R हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे I के बदले में V बट्टे R लिख दिए, तो V बट्टे R लिखे तो V का I का स्क्वायर है तो V का भी स्क्वायर होगा और R का भी स्क्वायर होगा, तो ये गो स्क्वायर से ये गो R कट गया, ऊपर बचा V स्क्वायर, नीचे एक R बचा, तो P बराबर V स्क्वायर बट्टे R हो गया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर ये हम बताए, तो हालांकि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? अब सुनिए मेरे भाई, अब सुनो, ध्यान देना। अब इस पर जो सवाल बनते हैं ना, उन सवालों पर जरा सा हम अपना नजर डालते हैं। आप जानते हैं ये एक बात कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, डब्ल्यू से सूचित करते हैं, तो ये वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा मेरे भाई, वाट होता है। क्लियर है? इतना आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। So let's start the numerical questions. I have a book and we will solve the questions related to this topic. इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मैम। और यहाँ पर हम सवाल देख रहे हैं, भारतीय भवन किताब का है, और हम एक सवाल देख रहे हैं जो कि विद्युत शक्ति से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे देखो मेरे भाई, विद्युत शक्ति से संबंधित सवाल हम दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक सवाल है, कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 220 वोल्ट पर एक बल्ब 220 वोल्ट पर एक बल्ब क्या बोल रहा है कि 25 घंटे में 1 यूनिट, 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है। ऊर्जा का क्या करता है मेरे भाई, ऊर्जा का उपभोग करता है। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध ज्ञात करें। इसकी शक्ति तथा प्रतिरोध ज्ञात करें। भाई मेरे बहुत ही इजी सवाल है। आपको लग रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं, न्यूमेरिकल क्या बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना भाई, हम हैं तो सब होगा। देखो इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल में कि हमें जो चीज दे रखा है, ये भी क्या होता है मेरे भाई, भी होता है विभवांतर। तो हम लिखेंगे विभवांतर कितना दे रखा है, तो विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, एक बल्ब है वो 25 घंटा चल रही है। भाई यहाँ पर बल्ब जो है ना वो कितने घंटे चल रही है, समय दिया है, समय का मान दिया है 25 आवर, 25 घंटा, और 1 यूनिट ऊर्जा। अब ये 1 यूनिट ऊर्जा क्या होती है, इसको हम बताते हैं। ऊर्जा जो उपयोग कर रही है, विद्युतीय ऊर्जा, वो कितनी है, 1 यूनिट है। समझाते हैं 1 यूनिट क्या होता है, सुन लो। अच्छा, और इसकी शक्ति पूछ रहा है, शक्ति क्या होगी, और फिर पूछ रहा है इसमें प्रतिरोध क्या होगा। इस सवाल को बनाने का सिंपल तरीका हम बताते हैं, बहुत ही आसान, बेहद ही सरल शब्दों में, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरों को बता भी पाएंगे। देखो मेरे भाई, यहां से देखिए, आपके पास 1 यूनिट है ना, इस 1 यूनिट को, यूनिट क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ पावर इज इक्वल टू P बराबर W अपॉन T, एंड लेट्स स्टार्ट द दैट की W बराबर क्या हो गया, P इंटू T। W बराबर क्या हो गया, P इंटू T, अर्थात कार्य बराबर शक्ति गुने समय। कार्य बराबर क्या है, शक्ति गुना समय। आपसे क्या पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ, शक्ति पूछ रहा है ना।
और देखो दूसरी बात ध्यान देना, ये W क्या है, व्यय की गई ऊर्जा है। ये क्या है, व्यय की गई ऊर्जा है। ध्यान देना, यहां पर P बराबर क्या है, W/T। W क्या है, व्यय की गई ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा। तो यहां पर ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, तो यहां पर व्यय की गई ऊर्जा बराबर क्या है, P इंटू टी, और P का मात्रक क्या है, वाट, और T का मतलब क्या है, समय। तो समय के लिए यहां पर क्या होगा, घंटा। तो ऊर्जा का जो मात्रक है ना, वह मात्रक क्या है, वाट घंटा। क्या है, वाट घंटा। यानी कि यहां पर ऊर्जा की यूनिट क्या होगी, ऊर्जा बराबर क्या होगा, वाट घंटा। और याद रहे कि इस ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक पूछे, क्या पूछे, व्यावसायिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक पूछे तो इसमें लगा दिया जाता है किलोवाट घंटा। किलो लगा देते हैं, और वाट घंटा वैसे ही, वाट घंटा वैसे ही। क्लियर है। तो इस आधार पर मेरे भाई, और याद रहे आपको कि किलोवाट जो घंटा होती है यही कहलाती है एक यूनिट। क्या कहलाती है, एक यूनिट। तो उम्मीद करते हैं आपको कि इतना जो हम पॉइंट आपको बताया बिल्कुल समझ में आया होगा। P बराबर W/T है, W बराबर हो गया P इंटू टी हो गया, हो गया। W व्यय की गई ऊर्जा है, और यहां पर समय के लिए हम घंटा का प्रयोग किए हैं, क्योंकि घंटे में चलती है। सेकंड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर घंटे में विद्युत ऊर्जा का मात्रक निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे घंटा लगाए तो हम 1 घंटे 2 घंटे चलाएंगे तो 2 वाट या 4 वाट तो बिजली बिल जो है, बिजली की खपत, तो बिजली विद्युतीय ऊर्जा की खपत तो होगी नहीं। उसके लिए क्या होगा भाई कि वहां पर वाट घंटा तो लिख दे, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप में बदलना जरूरी है। हमारे घरों में जो बिजली बिल आती है वह किस में आती है, यूनिट में आती है। बोला जाता है ना 56 यूनिट चला है, 60 यूनिट चला है। तो ये जो यूनिट है ना, यह यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा, और उस किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं, एक यूनिट। अब जरा सा इसके मात्रक से, इस मान से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। देखिए, तो यहां से क्या हुआ, यहां से किलो, किलो के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 1000 से। वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर होगा, ध्यान से देखना, W P का मात्रक क्या होगा, वाट। 1 वाट बराबर, ये कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड। तो यहां पर हम क्या किए, वाट के लिए लिखे जूल बटे सेकंड। क्लियर है। अब देखना, ध्यान देना, घंटा के लिए क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट, लेकिन 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 सेकंड। और यहां पर क्या है, ऊर्जा का 1 यूनिट ऊर्जा, यहां पर क्या लिख देंगे, 1 यूनिट ऊर्जा। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 यूनिट ऊर्जा। क्लियर है। तो यहां से क्या होगा मेरे भाई कि इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, कटेगा। तो यहां से क्या होगा, 6 6 36, तो हो गया 36, और 2 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें, टोटल कितने जीरो, 5 जीरो, और जूल है तो जूल, और यहां पर हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। क्लियर है। तो अब देखना मेरे भाई कि हम आपको एक चीज, एक ट्रिक बताते हैं, उसको जान लीजिए कि अब हमें क्या करना है कि इस यहां पर दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाने के लिए साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन की जरूरत होती है, और वैज्ञानिक संकेतन क्लास 11th में पढ़ना है। वैज्ञानिक संकेतन में ये होता है कि फिजिक्स में जब हम बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं, जैसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी, सूर्य का आकार, पृथ्वी का आकार, बृहस्पति से शनि की दूरी, सूर्य से बृहस्पति की दूरी, बृहस्पति का आकार, ये सारी जब चीजें हम ज्ञात करते हैं तो वो जो है, वो उसकी जो वैल्यू होती है, छोटी सी संख्या नहीं होती है। अब उसकी वैल्यू जब छोटी सी संख्या नहीं होती है, तो उसकी छोटी सी संख्या के मान को बढ़ाने के लिए हम बताने के लिए, सॉरी छोटी सी संख्या बोल रहे हैं, उसकी बड़ी सी संख्या होती है, बड़ा मान होता है, उस मान को बताने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग किया जाता है। और वह वैज्ञानिक जो संकेतन है ना, उसमें क्या किया जाता है कि संख्याओं को 1 से लेकर 9 के बीच में लिखा जाता है, 1 से लेकर 10 के बीच में लिखा जाता है। मतलब 1 दशमलव कुछ, 1 दशमलव कुछ, 9 दशमलव कुछ, 9.9 इतना चलेगा, लेकिन 10 नहीं जाता है। इसलिए हम यहां पर मानते हैं कि यहां पर क्या है, दशमलव है, यहां पर क्या है, दशमलव है। और इस दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, इस दशमलव को यहां से यहां लाना चाह रहे हैं।
इस दशमलव को हम यहाँ से यहाँ लाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये दशमलव यहाँ पर आता है तो 3.6 हो जाता है गुना में 10 के पावर। जितना अंक इधर आते हैं ना 10 के पावर में उतना बढ़ जाता है। जैसे 1 2 3 4 4 अंक पहले आए हैं ना, 1 2 नहीं तो ये गड़बड़ की है, 2 तो यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 5 न 0 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 और फिर 3 6। ठीक है, देखना तो यहाँ से 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, 5 अंक पहले लाए, 1 2 3 4 5। अभी तो 4 ही शून्य हुए मेरे भाई, और ये एक और शून्य 5। क्लियर है, ये एक और शून्य हो गया। चलो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां से होगा ये देखो 3 6 1 2 3 4 5 ये हो गया। और यहाँ पर इस दशमलव को हम क्या कर रहे हैं, यहां से इस दशमलव को उठाकर यहां पर ला रहे हैं, यहाँ पर, तभी तो 1 से लेकर 10 के बीच में हो जाएगा। 3.6 क्या है, 1 से लेकर 10 के बीच में है। अब देखो कितने अंक पहले लाए, 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 जूल हो गया, और ये हो गया 1 यूनिट। ये क्या हो गया, 1 यूनिट। क्लियर है, इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपको ये बात जरूर मालूम ही होगी कि अगर हम 1/10 लिख रहे हैं तो क्या है कि 1 का मतलब दशमलव और 0 का मतलब जितना 0 होगा उतने अंक पहले। तो 1 अंक है तो 1 अंक पहले लिख दिए दशमलव, 0.1 हो गया। अच्छा, अगर हम लिखते हैं 2/10 तो इसको क्या लिखते हैं, 0 है तो 0 मतलब एगो 0 है तो 1 अंक पहले, तो दो एगो अंक हो गया, और इसके पहले हम क्या लगा दिए 0.2, इस 1 का मतलब दशमलव। वैसे ही अगर 1/100 रहे तो इसका मतलब क्या है, 2 0 का मतलब क्या है, 2 अंक पहले, तो ये 1 तो वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, और 2 अंक पहले मांग रहे हैं तो 1 अंक ये हो गया, 1 अंक अपने मन से 0 दे दिए और इसके पहले इस 1 का मतलब दशमलव लगा दिए। क्लियर है, वैसे ही अगर हम 1/1000 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, 3 गो 0 है तो पहले 1 तो लिख लो, और 3 गो 0 है ना तो 3 अंक पहले, तो 1 अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये, एक इसके पहले दशमलव लगा दो, हो गया। ये तरीका होता है, तो वही तरीका हम अपनाए हैं यहाँ पर। देखो क्या है, ये है ना मेरे भाई 3 6 1 2 3 4 5 है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम भाग देंगे कितने से, कितने अंक पहले लाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले लाना है ना, तो हम इतना से भाग कर देंगे। कर दिए, 1 2 3 4 5 6 कर लिए। तो अच्छा, जब यहाँ पर भाग किए तो सेम काम यहाँ पर भी करना होगा ताकि ऊपर नीचे कट जाए, कुछ अंतर ना पड़े। तो यहाँ से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6 लिख दिए। होगा क्या अब कि ये जो है यहाँ पर जितने 0 थे उतने अंक पहले दशमलव लिख रहे थे, तो जी बिल्कुल, तो वैसे ही 6 0 है तो 6 अंक पहले आओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव करना है तो 3.6 कर दिए मल्टीप्लाई, और 10 टू द पावर कितना हो गया, 6 हो गया आंसर। है समझ में? तो ये तरीका है, इस तरीका से हम कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है वो सुन लीजिए। ये होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 होता है लेकिन आप मानिए दशमलव है, ठीक है, और इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। यदि दशमलव को माइनस की ओर मूव करेंगे तो 10 का पावर प्लस में बढ़ेगा, और दशमलव के दूसरी तरफ आप जाएंगे तो 10 का पावर माइनस में बढ़ेगा। तो यही कारण है कि दशमलव को इस दिशा में ला रहे हैं, इस दिशा में ला रहे हैं तो माइनस वाली दिशा में ला रहे हैं, मूल बिंदु के बाएं तरफ ला रहे हैं, तो बाएं तरफ ला रहे हैं तो 10 का पावर किस में होगा, प्लस में बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर 6 प्लस में बढ़ गया। क्लियर है? इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमारा सवाल नहीं बना है, हम एक यूनिट का मान निकाले। हम किसका मान निकाले हैं, हम एक यूनिट का मान निकाले हुए हैं। अब हमारा सवाल यहां पर बनेगा मेरे भाई, उसको देख लेते हैं जरा सा। यहां पर देखिए, अब हमारा सवाल क्या बनेगा, सुनो। अब आपको जब मिल गया कि 1 यूनिट ऊर्जा मतलब मिल गई, यहां पर क्या 1 यूनिट का मान आ गया कितना आपको, 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 जूल। बस करना क्या है, P बराबर W/T। पहला शक्ति ही पूछा है, शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, वी नो दैट की वी आर डिनोटेड द पावर इज इक्वल टू P। शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, एंड P इक्वल टू W/T, और वैल्यू ऑफ W का वैल्यू कितना आ गया भाई, कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है, तो इसका W का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, और बट्टे में यहां पर समय कितना है मेरे भाई, 25 घंटा। तो 25 घंटा को चेंज कीजिए सेकंड में, तो 25 गुने मिनट के लिए 60 सेकंड,
और फिर सॉरी मिनट के लिए 60 से गुना, सेकंड के लिए फिर 60 से गुना। फायदा क्या होगा वो सुन लो। यहां से होगा ये कि 6 से 36 जाएगा 6 बार में, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव दे दो। फिर 6 से 36 6 जाएगा एक बार में, और एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव दे दो। अब यहां से क्या होगा मेरे भाई, यहां से फायदा अब ये होगा कि p बराबर, देखना ये 0.1 है, गुना ये कितना बचा 10 के पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 जूल। जूल लिख देंगे 1 2 3 4 5, और ये रहा एक 6, ये रहा एक 6 लिख दिए। अच्छा नीचे क्या है 25 है, ये 6 कटाए हैं लेकिन 10 है इसमें, तभी तो 14 का 60 हुआ। अच्छा इसमें भी 6 कटाए हैं लेकिन 10 है इसमें, 10 लिख दिए। अब सुनना मेरे भाई ध्यान देना, ये पॉइंट हटेगा ना तो इसके लिए 1 आएगा, और एक अंक है तो एक 0 आ गया। 1 10 2 10 3 10 गया, 3 10 गया, बचा क्या 1 2 3, 10 दहा का 100, 100 दहा का 1000, तो p बराबर क्या हो गया 1000 बट्टे में 25, तो कितनी बार में जाएगा 25 चौके 100 40, तो p का मान आ गया, ये ऊपर जूल नीचे सेकंड, या ये जूल प्रति सेकंड हुआ, जूल प्रति सेकंड हुआ। इसी को हम क्या लिखेंगे p बराबर 40 वाट आ गया आपको। p का मान, शक्ति का मान कितना आ गया, शक्ति का मान आ गया आपको 40 वाट। क्लियर है, शक्ति का मान कितना आ गया 40 वाट। अब बात आती है भाई कि आप शक्ति तो निकाल लिए, शक्ति तो आप निकाल लिए, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, क्या आपको इसमें धारा के बारे में जानकारी है, क्या आपको इसमें धारा के बारे में जानकारी है, नहीं है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें v और r के बीच में रिलेशन है ना, p बराबर v स्क्वायर बट्टे r एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला देख लो, p बराबर v स्क्वायर बट्टे r। इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, v स्क्वायर, v कितना है मेरे भाई, v देखो विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, तो 220 गुणा में 220 गुणा में 220 और बट्टे में r, r का मान कितना ओम है भाई, तो r का मान हमें निकालना है, r का मान क्या करना है निकालना है। अच्छा दूसरी बात कि p का मान कितना आ गया भाई 40 वाट, ये r को उधर ले जाएंगे तो 220 गुणा में 220 बराबर हो गया 40 वाट गुणा में r, और यहां से हम क्या करेंगे वो w को हटा रहे हैं, अब यहां से 40 आ गया इधर, तो r बराबर क्या हो गया, r बराबर 220 गुणे 220 और बट्टे में 40, एक शून्य से एक शून्य गया, 4 से 4 पचे 20 और फिर 4 से 4 पचे 20, 55 में 22 से गुना करेंगे तो r बराबर होगा 55 गुणा में 22, 55 गुना का 110 और 110, 110 और 110 कितना आया 1 2 1 0 0 1 1 1 2 और 1, ठीक है, तो ये आया इतना ओम आंसर। क्लियर है, ये आपको इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण, और ये हमारा टॉपिक 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा, हम कल संडे है, कल अपनी क्लास नहीं होगी और नेक्स्ट डे हमारी क्लास आएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, मिटा रहे हैं इसको। अब यहां से हमारे पास अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। यहां से हमारे पास टॉपिक क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण। जैसे कि आपको मालूम ही है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जो है, इसमें होता क्या है कि जैसे ही विद्युत धारा फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन उसके बाएं दिशा में मूव करता है। जब धारा ऐसे जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके रास्ते में, जो भी इसके रास्ते में, अब ये जो है हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
धात्विक पदार्थ में जो चालक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रूम के टेम्परेचर पर वह क्या करते हैं, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। जब वे कक्षा को त्याग कर बाहर आ जाते हैं तो वो हो गए फ्री। अब लेकिन जिससे वो बाहर निकले, अब वो है नाभिक, उसके पास प्लस का चार्ज है, यानी कि वो धनावेशित हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया ये हुआ ऋणावेशित। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन ना क्या करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब चलता है इस दिशा में तो धनावेशों से टकराता है, और टकराने के कारण ऊष्मा बनती है, और वही ऊष्मा जो है, वही ऊष्मा उत्पन्न हो रही है किसके कारण, विद्युत धारा के कारण। तो इसलिए हम कहते हैं इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और फिर लास्ट डे में पढ़े थे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले जो उपकरण होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। यहां पर समझ लेते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण, क्लियर है। देखो कौन कौन से उपकरण होते हैं, सोलेट्स, यहां पर देखें तो पहला जो उपकरण होता है उसका नाम होता है भाई क्या, उसका नाम होता है विद्युत हीटर। क्या नाम होता है, विद्युत हीटर। और जो दूसरा होता है ना, वह दूसरा जो होता है, दूसरे वाले का नाम है सोल्डिंग रॉड। इसके साथ साथ क्या होता है, आयरन होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, आयरन होता है। और इसके साथ साथ क्या होता है मेरे भाई, आयरन को विद्युत स्त्री कहते हैं, इसके साथ साथ होता है मेरे भाई बल्ब। 3 के बाद 4 नंबर क्या होता है, विद्युतीय बल्ब। क्या होता है, विद्युतीय बल्ब। और विद्युतीय बल्ब के बाद होता है एक लास्ट फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इमर्सन रॉड है, टोस्टर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट लेकिन जो भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं, और इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिए। देखिए यहाँ पर बात आती है, पॉइंट क्या आता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर जो भी कार्य करने वाले उपकरण होते हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कार्य करने वाले जो उपकरण होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले उपकरण, याद रखेंगे। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर जो भी कार्य करने वाले उपकरण हैं, उन उपकरणों की बात करें, उन उपकरण में 2 चीजों का होना अनिवार्य है। 2 चीजों का होना अत्यावश्यक होता है। पहला अत्यावश्यक होता है, पहला नंबर जो चीज है वो है जिस उपकरण को ऊष्मीय प्रभाव, मतलब जिस उपकरण में उस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को दिखाना है, उस उपकरण की प्रतिरोधकता उच्च हो। क्या हो, प्रतिरोधकता उच्च हो। क्या खास बात है, प्रतिरोधकता उसकी क्या हो, उच्च हो। और दूसरा क्या है कि उसका गलनांक उच्च हो। दूसरा क्या है, उसका गलनांक उच्च हो। दूसरा क्या है, उसका गलनांक उच्च हो। दूसरा क्या है मेरे भाई, उसका गलनांक उच्च हो। यही 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट्स को जानना बेहद ही जरूरी है। तो याद रहे, हम पढ़े थे, हम अभी आपको बताए कि हमारी जो धारा बहेगी वो धारा बहेगी इस प्रकार से, जैसे ये है परमाणु और ये इधर इलेक्ट्रॉन था, ये है परमाणु और ये है नाभिक और ये इधर इलेक्ट्रॉन था। परमाणु, नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन था। ये चालक तार है, परमाणु, नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन था। परमाणु, नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन था। परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन था। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रूम के टेम्परेचर को प्राप्त करके बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस होता है। और
जो ये पदार्थ है इसके पास हो गया प्लस, इसके पास क्या हो गया प्लस, इसके पास क्या हो गया प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे धनावेश। इस पदार्थ को क्या बोलेंगे धनावेशित पदार्थ। अब क्या होता है ना कि जैसे ही धारा हमारी जाती है, धारा हमारी जाती है इस दिशा में, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करते हैं, ऐसे गति करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में इस रुकावट से, इस धनावेश से टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या होता है कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और वही गतिज ऊर्जा जब ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है तो इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और ये जो प्रभाव है ना मेरे भाई, इस प्रभाव के कारण ही, इस प्रभाव के कारण ही कोई भी विद्युतीय परिपथ गर्म होता। मोबाइल फोन ही चार्ज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद गर्म होती है, तो इसके पीछे कारण ही क्या है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हालांकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सोल्डिंग रॉड है, विद्युत हीटर है, आयरन है, फिर विद्युत बल्ब है और फ्यूज है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये हो रहा है ना कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, उस पदार्थ को हम कहते हैं तापन अवयव। क्या कहते हैं तापन अवयव। उसको जान लीजिए आप, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि तापन अवयव जो होता है वो क्या होता है। तो तापन अवयव एक पदार्थ होता है जिसका गलनांक और प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है। तो हम कह सकते हैं कि उपकरणों के जिस भाग से धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, हम यहां से हम कह सकते हैं कि तापन अवयव की यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं। तापन अवयव की परिभाषा लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं उपकरण के जिस भाग से धारा प्रवाहित करने पर, क्या क्या धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, धारा प्रवाहित करने पर, उपकरणों के जिस भाग से धारा प्रवाहित करने पर परिपथ, या फिर हम कह सकते हैं, हाँ ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है, तापन अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, तापन अवयव कहलाता है, तापन अवयव कहलाता है। उम्मीद करते हैं इतना आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, ठीक है। तापन अवयव कहलाता है। अब इसमें आता है पॉइंट कि तापन अवयव बना किससे होता है। तो यह नाइक्रोम का, किसका, यह नाइक्रोम का बना होता है। यह नाइक्रोम का क्या होता है, बना होता है। अब नाइक्रोम क्या है ना कि नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है, मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है मेरे भाई, मिश्र धातु है। अब वो जो जब नाइक्रोम मिश्र धातु है तो इसमें कौन कौन सी पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो पहला होता है नाइक्रोम में, जैसे ना है ना, तो ना से बना लो निकेल, ठीक है, और निकेल हो गया नाई से, और क्रो से हो गया क्रोमियम, और फिर हो गया मैग्नीज, एम से क्या हो गया मैग्नीज, और फिर हो गया उसके बाद फेरम। उसके बाद क्या हो गया, मैग्नीज के बाद हो गया भाई फेरम। फेरम का मतलब लोहा। तो निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैग्नीज, ठीक है, ये याद रखेंगे। निकेल होता है 60% और 12%, ये 2%, 12%, 2%, और ये होता है आपको 26%। क्लियर है, ये बनता है नाइक्रोम। और याद रहे कि इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, इस नाइक्रोम की जो प्रतिरोधकता होती है, यह प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि विद्युत हीटर किससे बना होता है। तो देखो भाई, जो विद्युत हीटर होता है, विद्युत हीटर जो होता है वो बना होता है किससे, वो बना होता है उसमें जो क्वाइल होती है, वो क्वाइल किसकी बनी होती है, वो क्वाइल बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी हुई होती है, नाइक्रोम की। तो ये हम आपको बस समझा रहे हैं। हम जानते हैं कि चालक तार जो होती है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है आर, वह आर निर्भर किस पर करता है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, एल पर। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए वो जो नाइक्रोम होता है, उसको अगर आप खींचिएगा तो बहुत लंबी तार है, लेकिन क्या किया गया, उसको फोल्ड करके घुमा घुमा के इस तरह उसको बनाया गया रहता है। ऐसे ऐसे बनाया गया रहता है ना, ऐसे ऐसे बनाया गया रहता है। और ये जो बनाया गया रहता है,
ये आपको क्या होती है, ये हीटर की संरचना होती है। और ये हीटर में ऐसे तार निकले रहते हैं, हटाता है ना, ये हीटर में होता है। ये किस में होता है, हीटर में होता है। तो ये यहाँ पर है। तो इसमें होता क्या है ना भाई, इसमें हम बताना यही चाह रहे हैं कि तार है चूंकि बहुत लंबा लंबा है, तो लंबा है तो आर निर्भर करता है एल पर। लंबा जितना तार होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। और इसकी गलनांक उच्च होती है, क्यों, क्योंकि ये नाइक्रोम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। इस बात की जानकारी रखें। दूसरा है सोल्डिंग रड। सोल्डिंग रड जो होता है ना, उसकी भी प्रतिरोध जो होती है वह बहुत ही सर्वाधिक होती है, और उसमें उसके जो गलनांक होते हैं वो भी उच्च होते हैं। गलनांक भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आगे हमारे पास क्या है मेरे भाई, आगे हमारे पास कि आयरन विद्युत इस्त्री। जो विद्युत इस्त्री जब आप खोलिएगा ना, तो विद्युत इस्त्री जो होती है वो लगभग इस प्रकार की, उसमें कॉइल इस प्रकार के उसमें जो है संरचना बना हुआ होता है। और इसमें क्या होते हैं ना, ये जुड़े हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसे ऐसे करके यहां से तो तार निकला रहता है, यहां से तो तार निकला रहता है। और ये जो होते हैं ना, यहां से इसमें ऐसे 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 तार जुड़े होते हैं। आप कभी किसी भी दुकान पर जाइएगा और उसको उसमें जाकर देखिएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा रहता है, इसमें छिद्र होता है, इसमें भी छिद्र होता है। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि ये जो चालक तार है ये बहुत ही लंबा है, क्योंकि फोल्डेड है तो क्या है, लंबा है। फोल्डेड है तो लंबा है। अब लंबा है तो याद रखेंगे कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक तार की ऊष्मा जो है वो बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ेगी। तो वो हमारा जो आयरन है वह आयरन गर्म होगा। अब गर्म होगा तो हम उस गर्म से हम क्या कर सकते हैं, पैंट या कपड़े को प्रेस करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब ये गर्म होगा तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है हमें झटका ना लगे, इसलिए इसमें हम एक अधातु का यूज करते हैं, और उस अधातु का नाम है अबरख। क्या नाम है, अबरख। और इस अबरख की खास बात होती है ना कि यह क्या करता है, ऊष्मा का चालन करता है। ऊष्मा का चालन करता है, लेकिन विद्युत धारा का चालन, विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का चालन नहीं करने देता। यही कारण है कि लोहे के इस्त्री आयरन होने के बावजूद भी हमें झटका वगैरह नहीं लगता है। तो ये आपके पास आयरन हो गया। अब आ जाओ विद्युतीय बल्ब। विद्युतीय बल्ब की बात करें भाई, तो विद्युतीय बल्ब हमारा जस्ट लाइक ऐसे होता है ना, जस्ट लाइक। ये हो गया विद्युतीय बल्ब, ठीक है। और इस विद्युतीय बल्ब में आप और हम जानते हैं ये जो है इस विद्युतीय बल्ब में ऐसे संरचना होती है। और इसमें होता क्या है मेरे भाई, इसमें होता ही है कि इसमें यहां से दो ऐसे तार निकले हुए होते हैं। और इन तारों में होता क्या है, इन तारों में ये स्टड है, और इसमें ऐसे 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 इसमें फॉइल किए हुए, क्या होते हैं ये जुड़े होंगे इससे। इसमें क्या है ना कि ये जो है ये यहाँ पर ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं। देखो ये होता क्या है कि ये जो होते हैं ये स्टड होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टड। स्टंडो भी कहीं कहीं पर लिखता है, या इसको छड़ बोलते हैं। और ये जो पदार्थ है ना ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, याद रखेंगे टंगस्टन का। कई बार एग्जाम में पूछता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। और इसको ये जो सर्पिलाकार दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्लियर है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये याद रखेंगे, ये जो सर्पिलाकार है फिलामेंट। और ये टंगस्टन का बनता है। अब ये बात आती है कि टंगस्टन का ही क्यों बनता है, तो बात ये है कि क्योंकि ये जो है 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह क्या करता है, नीली लौ के साथ जलता है, प्रकाशित होता है, मतलब श्वेत प्रकाश के साथ प्रकाशित होता है। और ये गलता है कितने पर, तो गलता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, यह गलता है। यह गलनांक इसका कितना होता है,
इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही कारण है, लगभग में 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। यही कारण होता है कि यह क्या होता है, यह नहीं गलता है। उतना तापमान होगा तब ना, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। अब बात होती है कि ये जो है, इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस, निष्क्रिय गैस। और वो जो निष्क्रिय गैस है भाई, वो यहाँ पर आर्गन भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और लास्ट बच गया हमारे पास क्या, फ्यूज। फ्यूज फ्यूज क्या होता है, तो देखिए किसी भी उपकरण में देखेंगे तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसी संरचना मिलती है, ऐसी संरचना मिलती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक पतला सा धागा जो होता है, वो धागा नहीं बोलेंगे, पतला सा तार होता है। और ये जो तार है ना, यही तार क्या होता है, यही तार फ्यूज का काम करता है। किसका काम करता है, फ्यूज का कार्य करता है। और ये जो फ्यूज का कार्य कर रहा है, सुन लो, ये जो तार है, इसमें होता क्या है कि ये तार, इस तार की क्या होती है, इस तार का गलनांक होता है निम्न। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। और प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोध का जो गुण है, वो प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता उच्च होती है। सॉरी, प्रतिरोधकता जो होती है वो निम्न होती है, नहीं उच्च होगा, उच्च होती है। इसमें कंफ्यूजन है, जरा सा आप लोग देख लीजिएगा। सुरक्षा जो फ्यूज होता है ना, इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है, प्रतिरोधकता उच्च होती है, लेकिन गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। हम इसको कैसे समझाते हैं, तो देखो, अगर गलनांक जो है, अगर गलनांक उच्च होता तो इसका मतलब क्या है कि धारा बहते रहता। गलनांक उच्च होता मतलब ज्यादा धारा बहता, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गलता ही नहीं। और तब तक जो भी उपकरण यूज कर रहे हैं तो वो उपकरण जल जाते। तो हम कह सकते हैं इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अब प्रतिरोधकता क्या होती है, उच्च होती है, मतलब धारा को रोकता है, ज्यादा मात्रा में धारा को नहीं जाने देगा। क्योंकि ज्यादा मात्रा में धारा जाएगा तो फिर से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा गति जुड़ जाओगी, ज्यादा गति जुड़ जाओगी, ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा उसमें ऊर्जा बदलेगी, और ज्यादा उसमें ऊर्जा होगा तो फिर वो क्या होगा कि वह परिपथ पूरी तरह भंग हो जाएगा, आग लग सकती है। ये सारे कारण हैं। और इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह समाप्त हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करें अपने सहपाठियों के पास, और इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाएं। आप लोग चैनल पर वीडियो तो कम से कम देख रहे हैं, 16-17 आदमी वीडियो तो जरूर देख लेता है रेगुलर में, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई जो है इस चैनल को शेयर नहीं कर रहा है। भाई आप इस चैनल को शेयर करें। और यदि आप हमारी और भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं 7488461369 पर। ठीक है, 7488461369 पर। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।